जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी पूरे ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। रीजनिंग की क्लास नंबर 22 लेकर हम हाजिर हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल अभ्यास क्लासेस 2.0 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही किसी तरह के किसी भी सुझाव के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। पहला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। आपको एक आकृति बनी हुई दिख रही है जो 4 पार्ट में है, जिसके 3 पार्ट आपको दे रखे हैं। चौथा पार्ट आपको देखना है कि बाकी के 4 ऑप्शंस में से कौन सा फिट होने वाला है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, इसमें एक सर्किल बना हुआ है ब्लैक कलर का, इसके बाद एक स्क्वायर है और फिर एक उसके ऊपर बड़ा स्क्वायर, और इनको सबको क्या किया है, इस तरह से क्रॉस कर दिया गया है। अब ऐसे ही फिगर आपको इनमें देखना है। जब आप इनमें देखेंगे, देखते हैं पहला जब आप देखते हैं तो क्या हो रहा है, देखो ये जो लाइन है ये पूरी यहाँ से यहाँ तक आ रही है और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, बाकी के सारे हिस्से सेम है, ये भी सेम है। इसके अंदर का जो है वर्ग है दोनों, यानी दोनों जो वर्ग हैं वो सेम दिख रहे हैं, अंदर का सर्किल भी सेम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइनों में गड़बड़ है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये पूरी यहाँ से यहाँ गई है, यहाँ से यहाँ तक गई है। ऐसे ही यहाँ पे भी सारे फिगर में यही हो रहा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ तक गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। बाकी के ऑप्शन गलत क्यों हो गए वो भी देख लेते हैं। जब आप दूसरे फिगर को देखते हैं तो ये वाली लाइन तो सही है, लेकिन ये दूसरी जो लाइन है ये वाली, ये यहीं पे आके रुक गई, जबकि यहाँ कहाँ तक आना चाहिए, इसको पूरा आना चाहिए था। ऐसी बाकी तीसरा नंबर है, तीसरे में ये वाली जो लाइन है वो ये कंप्लीट नहीं है, और चौथी वाली में ये जो लाइन है वो कंप्लीट नहीं थी, इसीलिए ऑप्शन बाकी के तीनों गलत हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, कितने रबड़ कलम नहीं है। ठीक है, आपको ये देखना है रबड़ जो है कलम नहीं हो, यानी कलम वाला पार्ट आपको हटा देना है उसमें से। अब देखिए कलम को किया गया है सर्किल से, रबड़ को त्रिभुज से, और टायर को किससे किया गया है, रेक्टेंगल से यानी कि आयत से। अब कलम कौन सी है, ये वाली, और रबड़ कौन सी है, ये वाली। यही दो चीज़ों से तो मतलब है, हमें तीसरी चीज़ से मतलब नहीं है। अब उन्होंने सीधे पूछा है कि हमें वो रबड़ देखनी है जो कलम नहीं, यानी कलम वाला हिस्सा कौन सा आ रहा है इसके अंदर, ये वाला हिस्सा आ रहा है, यही तो हिस्सा आ रहा है। यानी ये जो 3 है इसको हमें हटा देना। बचा कि आपका 6 बचा और 12 बचा। इस त्रिभुज के अंदर ये 3 चीज़ें थी। ये वाला पार्ट जो था ये कलम का भी हिस्सा था, इसलिए ये हिस्सा कट गया, तो 12 और 6 बचे। तो 12 में जब आप 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 18। प्रश्न नंबर 3 है, सही वेन आरेख का चयन करें। भाषा, पंजाबी, हिंदी, मलयालम। ठीक है, इसमें आपको ये दे रखे हैं आपके 4 तरह के वेन डायग्राम, इनमें से आपको देखना है। अब देखिए भाषा, लैंग्वेज, यानी भाषा एक क्या है, आपका अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है, ये मान लीजिए एक भाषा है। अब आपको पता है पंजाबी, हिंदी, मलयालम, ये तीनों क्या है, भाषा हैं, यानी तीनों भाषा के ही अंतर्गत आएंगी, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। पंजाबी अलग है, हिंदी अलग भाषा, और मलयालम अलग भाषा है, यानी तीनों भाषाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह का जो फिगर होगा वही इसका सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा प्रश्न है, एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज का जन्म 553 दिनों के बाद हुआ। फैज का जन्म किस तारीख में हुआ था। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। देखिए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी में जुलाई दे रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो क्लियर हो गया, जुलाई 2016 में ये पढ़ने वाला। अब कौन सी डेट है वो आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी। अब देखिए 5 जनवरी 2015 की बात है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा 1 साल प्लस करके 5 जनवरी 2016 में पहुँचना है हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई लीप ईयर तो है नहीं, तो 365 दिन ही तो होंगे। अब 553 दिन में से वो 365 दिन आपको घटा लेने हैं, क्योंकि आप अगली साल में जब पहुँचेंगे तो 365 दिन बाद ही तो पहुँचेंगे। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पे आएंगे आपके 4, यानी 14 में से 6 गए 8, 188। ठीक है, अब 188 हो गया आपका ये दिन अब बचे हैं। अब इन्हीं के बेस पे आपको और बाकी जोड़ने हैं। अब देखिए जनवरी है, 5 जनवरी है, इसका मतलब क्या हो, जनवरी होती 31 की, इसका मतलब जनवरी में 26 दिन और बचे। ठीक है, आपको जुलाई तक जाना है, इसका मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, 5 जनवरी से लेकर 30 जून तक के टोटल दिन निकाल लेने हैं कितने हैं, फिर जो बचेंगे वो उतने ऐड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 26 हो गए जनवरी में। अब जनवरी के बाद फरवरी, अब चूंकि 2016 है, 2016 कैसी लीप ईयर है, तो 29 दिन की फरवरी हो गई। मार्च फिर से 31 दिन की हो गई।
अप्रैल यानी अप्रैल हो गई फिर से 30 दिन की, मई हो गई आपकी 31 दिन की, और जून हो गए आपकी 30 दिन के। ठीक है, जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 3 और 3 6, 3 3 9 और 3 चौक 12। ठीक है, 122 दिन तो यही हो जाएंगे, एक और एक 2 हो गया। इसके अलावा इसको जोड़ लोगे। ठीक है, इसको जोड़ लोगे 29, जब इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, 2 2 4 1 5, 151। 151 में जब आप 26 जोड़ोगे तो आ जाएगा 177। अब सिंपल सी बात है, टोटल 177 दिन कब तक आए, ये 30 जून तक। तो 188 में से अब 177 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 11 दिन। इसका मतलब 30 जून के बाद 11 दिन और जोड़ोगे तो कौन सी डेट आ जाएगी, 11 जुलाई। तो 11 जुलाई 2016 आपका सही आंसर होगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 5 है, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। इस तरह के सवाल हम पहले लगातार आपको वीडियोज़ में कराते आ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ट्रिक है आपको। 1 मार्च 2020 की बात है तो एक बार नोट कर लेंगे, 1 मार्च 2020। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेट को 7 से डिवाइड करते हैं प्लस मार्च। अब मार्च चूँकि 2020 देखोगे तो 4 से डिवाइड हो जाता है, 2020 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। इसका मतलब ये कैसी सा ईयर है, लीप ईयर। तो लीप ईयर के हिसाब से मंथ कोड लगेगा, यानी मार्च का जो कोड है वो आप इस टेबल जो हमने बनाई है इसमें आप देख सकते हैं। मार्च का ये कोड कितना है, 4 है। लीप ईयर का भी 4 होता है और सिंपल ईयर का भी 4 होता है, तो 4 लिख लिया हमने। ठीक है, अब 2020 का मतलब 2000 वाली सेंचुरी है, तो 2000 वाली सेंचुरी के लिए या तो -1 लगा सकते हो +6। हमने मान लिया यहाँ पे +6 लगा दिया। ठीक है, अब 20 है, जो 20 वाली संख्या है इसको एक बार 7 से डिवाइड करेंगे नॉर्मल ईयर के लिए और एक बार 4 से डिवाइड करेंगे। बस ध्यान इसमें यही रखना है, इसमें आपको शेषफल यानी रिमाइंडर पता होना चाहिए, इसमें आपको इसका रिमाइंडर निकालना है और इसमें आपको इसका क्वोशिएंट यानी भागफल निकालना है। अब जब 7 से 1 में भाग करोगे तो एक ही रिमाइंडर बचेगा, यानी एक ही शेष बचना है। एक उतार लिया, +4 +6 प्लस, अब देखो 7 दूनी होते हैं 14, 6 होंगे यानी 6 बचेंगे आपके रिमाइंडर। 4 पंजे होते हैं 20, तो इसमें क्वोशिएंट यानी भागफल गया आपका 5। सबको जोड़ लो, 4 1 5, 5 और 6 11, और 11 हो गए आपके 22। अब इसको 7 से डिवाइड करना है तो 7 3 21। अब बचेगा जो एक रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, एक शेष, एक रिमाइंडर बचा। अब एक किसका, कौन से मंथ यानी डे का कोड है ये आपको देखना है। एक होता है आपका संडे का यानी रविवार का, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 रविवार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये संख्या आपकी दे रखी है, पैटर्न दे रखा है, 45 है, 63 है, 101 है, 160 है, 241 और अगली संख्या आपको निकालनी है। एक चीज़ तो यार इसमें निश्चित हो गई कि संख्या कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रही है, तो हम एक बार देखते हैं कितना बढ़ रही है। अब 63 में से 45 घटाओगे तो बचेगा आपका 18, और यहाँ पे 37 और 1 38 यानी 38 का गैप है। इन दोनों के बीच 160 में से 101 घटाओगे तो 59 का गैप है। ठीक है, और ऐसी 241 में से जब इसको घटा लोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 81 का। अब देखिए यहाँ से आपको कोई निश्चित क्लू नहीं बन रहा है, पहले 18 फिर 38 59 81। अब इन दोनों का गैप निकाल के देखेंगे कितना आ रहा है। अब 18 और 38 में आपका +20 का गैप आ रहा है, 38 और 59 में 21 का हो गया, 59 और 81 में हो गया 22 का। इसका मतलब क्या हुआ, 20 21 22, ये पैटर्न बनना है। यानी अगला वाला क्या होगा, 23 का। अब 23 किस में जोड़ोगे, 81 में, तो 3 और 1 क्या हो गए आपके 4, और 8 और 2 कितने हो गए 10, 104। अब ये 104 आपको जोड़ने हैं 241 में, इस वाली संख्या में। तो 241 में 104 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 345। 4 1 5, 4 के 4 ही 4 और 3 2 1 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 345। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से संख्या पैटर्न में गलत संख्या कौन सी होगी। इसमें से ये पैटर्न जो बना हुआ है उसमें एक संख्या कोई ना कोई इस क्रम को गड़बड़ कर रही है, वो आपको पहचाननी है। पहले देखिए हम एक बार नोट करेंगे, 3 है, फिर 23 है, फिर 4 है, फिर 33 है, फिर 6 है, फिर 42 है, फिर 9 है, फिर 53 है और उसके बाद है 13। अब देखिए कहीं ना कहीं देखो एक संख्या एक अंकी है यहाँ पे, ये देखिए इसका मतलब ये 3 के बाद 4 +1 हुआ, 4 के बाद 6 हो रही है यानी +2 हो रहा है, 6 के बाद 9 यानी +3, 9 के बाद 13 यानी +4। इसका तो पैटर्न पता चल गया। ऊपर वाले का पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए 23 और 33 यानी +10 हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 33 और प्लस क्या हो गया 8,
9 हुआ और यहाँ पे तो 53 सही आया। अगर यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 33 में अगर आप 10 जोड़ते तो यहाँ पे आना चाहिए था 43, लेकिन लिखा क्या है यहाँ पे 42। अगला 53 आ गया, बिल्कुल सही है, तो +10 का हो जाता। अगर ये 43 होता तो +10 का होता। इसका मतलब ये वाला जो पैटर्न है वो +10 का था, ऊपर ये वाला जो पैटर्न था 3 4 वाला ये 1 2 3 4 का था। तो यहाँ पे 42 की जगह कितना आना चाहिए था, 43, तो इसलिए गलत संख्या कौन सी होगी, 42। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 42। प्रश्न नंबर 8 है, शब्द आइसोलेटेड में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। स्वर को किससे बदला जा रहा है, अगले अक्षर से। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी पहले वाले अक्षर से। ठीक है, सिंपल सी बात है। स्वर में +1 और जो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है उसमें -1। ठीक है, इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में बाएं छोर से तीसरे और बाएं छोर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, आइसोलेटेड को एक बार नोट कर लेना है और उसको उसी क्रम के अनुसार उनके जो है नंबर चेंज कर लेने हैं। आइसोलेटेड, आई क्या है, वोवल है, यानी वोवल, इसका मतलब +1 करना। आई के बाद क्या आता है, जे, तो हमने जे नोट कर दिया। एस कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है, तो एस से एक पहले क्या आता है, आर। इसी तरह ओ है, अब ओ आपको पता है वोवल है, ओ के बाद क्या आता है, पी। एल क्या है, एल यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो एल से पहले कौन आता है, के। इसी प्रकार ए एक वोवल है, तो ए के बाद वाला लिखना है, बी। टी एक कॉन्सोनेंट है, तो टी से पहले क्या आता है आपका, एस। इसी तरह से ई वोवल है, तो ई के बाद आता है एफ, और डी कॉन्सोनेंट है, डी से पहले आता है सी। तो आपका इस तरह का ये बन गया। अब जरा इनके जो मेन प्रश्न है, यानी प्रश्न का जो लास्ट का पार्ट है वो एक बार पढ़ लीजिए। बाएं छोर से तीसरे, अब सबसे पहले बाएं छोर से हम जाएंगे। बाएं कौन सा होगा, ये वाला, इधर से, ये बायां छोर होता है, ये दायां छोर होता है। लेफ्ट छोर या ये राइट से। ठीक है, तो बाएं से कौन सा, तीसरा, सर्किल कर लिया, बाएं से तीसरा हमने लिख लिया एक बार, पी आ गया। और बाएं छोर से ही दूसरा, बाएं छोर से दूसरा नंबर का कौन सा हो गया, आर, तो पी के बाद आर लिख दिया। के बीच दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं। अब आपको पता है पी और आर के बीच में कितने अक्षर हैं, पी क्यू आर, सिर्फ क्यू ही तो है, यानी एक अक्षर है बस। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 1। प्रश्न नंबर 9 है, इस शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के युग्म हैं जिनके बीच आगे और पीछे दोनों में से उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। यानी जनरली उतने ही अक्षर, मतलब उनके अल्फ़ाबेट वाले उसमें हैं जितने इस वर्ड में आपको मिल रहे हैं। तो आपको एक बार चेक कर लेना है, कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चाहे तो एक बार नंबर आप डाल सकते हैं, जैसे 3 है, इसका कितना है, 15 है, इसका है 18, पी का होता है 16, ओ का 15, आर का आपका 18, ए का 1, और टी का आपको पता ही है 20, आई का 9, ओ का 15 है, और एन का 14 है। ठीक है, एक बार ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या करना है, सवाल ये कह रहा है, सिंपल सी बात आपको देखनी है कि इनमें जो है वही रिलेशन होना चाहिए आपस में जो हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में मिलता है। अब देखिए नंबर से आप देख सकते हैं आगे पीछे, जैसे अब देखो 14 और 15 ये आपस में अड़ोस पड़ोस के हो गए बिल्कुल। 14 15 एन के से पहले, यानी ओ से पहले एन आता है, तो इसका मतलब ये वाला एक, तो एक नंबर तो ये हो गया, एक तो ये मिल गया तुम्हें। इसके अब आप देखेंगे तो 15 और 16 ओ और पी वाला, ठीक है, 2 नंबर हो गया। इसके अलावा देखेंगे आप 18 19 20, यानी आर ए टी वाला, उतने ही तो अक्षर हैं। आर और टी के बीच में सिर्फ एस आती है, एक ही अक्षर है, इसका मतलब ये यहाँ पे भी एक ही अक्षर बीच में है, तो 3 नंबर वाला ये हो गया। इसके अलावा पी क्यू आर एस टी, पी और टी के बीच में उतने ही अक्षर हैं, आर एस क्यू आर एस टी, यानी कितने अक्षर हैं, 1 2 3, चौथा अक्षर आ जाता है वो फिर, इसका मतलब ये भी एक हो गया, 4 नंबर। अगला है पी क्यू आर वाला, जैसे यहाँ पे पी ओ आर दिया है, पी ओ आर वाला दिया है, तो पी क्यू आर 16 18, 16 17 18, तो एक तो ये हो गया, तो ये कितने हो गए टोटल मिला के, 5 हो गए। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 5। प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी।
जिस प्रकार 13 196 से रिलेटेड है, उसी प्रकार 16 कितने से होगा ये आपको बताना है, जैसे 17 324 से है। अब देखिए 13 और 196 आपको पता होना चाहिए 196 कितने का स्क्वायर होता है, 196 होता है 14 का स्क्वायर। इसी प्रकार ये 17 लिखे हैं यहाँ पे और 324, तो 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर। अब रिलेशन इसमें सिंपल सा हो गया, अगर ये n1 है और ये n2 है तो इस ये मान लो n1 है, ये n2 है, ऐसे ये n1 हो गई, ये n2 हो गई। तो हमें क्या करना है, अगर n2 हमें प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है, n1 + 1 का होल स्क्वायर, यानी 13 का एक जोड़ दो तो 14, 14 का स्क्वायर कर दिया, 17 में एक जोड़ा 18 होगा, 18 का स्क्वायर कर दिया, बस यही तो करना है इसमें। अब देखिए यहाँ पे कितने 16, तो 16 में एक जोड़ा 17 हो गए। अब 17 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो उत्तर आता है 289। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 289 या 289। प्रश्न नंबर 11 है, भानु चिराग की बहन है, आर्यन भानु के पिता हैं, चिराग दीवान का भाई है, दीवान ईशा के पति हैं, ईशा आर्यन से किस प्रकार संबंधित है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भानु और चिराग का देखेंगे। भानु और चिराग की बहन है, इसका मतलब ये अगर भानु है तो ये नेगेटिव हो जाएगा इसका, और चिराग जो है प्लस पे आएगा क्योंकि ये इसका भाई है। ठीक है, आर्यन भानु के पिता हैं, आर्यन भानु के पिता है यानी वो चिराग के भी पिता होंगे, सिंपल सी बात है। ये है आर्यन, ये इनके पिता हो गए इसलिए प्लस का निशान। चिराग दीवान का भाई है, अब यहाँ पे ये तीनों सब भाई बहनी हो गए, दीवान, तो दीवान के ऊपर भी हमने प्लस लगा दिया। दीवान ईसा के पति हैं, अब इनके बीच में कौन सा साइन आएगा, बराबर वाला साइन आएगा, दीवान के और इनके बीच में आएगा बराबर वाला साइन, ये है ईसा। ठीक है, ईसा आर्यन से किस प्रकार संबंध। अब देखो ये तीनों इनके लड़के हो गए और ये लड़के की ही वाइफ है यानी पुत्र वधू, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 पुत्र वधू। प्रश्न नंबर 12 है, एक सुबह उदय और विशाल एक चौराहे पर एक दूसरे की ओर मुख करके बातें कर रहे थे। यदि विशाल की परछाई उदय के बाईं ओर थी तो उदय का मुख किस दिशा में है। सुबह की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम, उत्तर दक्षिण। पूरब में सूरज पूरब में होगा उस समय, उसकी परछाई कहाँ बन रही होगी, परछाई बनेगी पश्चिम में, ये होगी आपकी परछाई आपकी पश्चिम में। अब इसमें बस एक चीज़ यही देखनी है कि किसके क्या बाएं हो रहा है। विशाल की परछाई उदय के बाईं ओर, उदय के बाईं ओर बन रही है। अब देखिए जब भी कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह कर खड़ा होगा तो उसका दायां ये होगा, ये बायां होगा, मतलब ये बायां होगा, लेफ्ट इधर वाला होगा और बायां किधर होगा, इस साइड को होगा, इस वाली साइड को, इस वाली साइड लेफ्ट राइट इस तरह से। ऐसे ही अगर इधर को दक्षिण की तरफ मुँह करके खड़ा है तो ये पोजीशन पलट जाएगी, जिधर राइट था नीचे उधर हो जाएगा लेफ्ट, ऐसे ही जिधर लेफ्ट था उधर हो जाएगा राइट। ठीक है, अब इसमें सीधी सी बात कही है, विशाल की परछाई उदय के बाईं ओर, उदय के बाईं ओर पड़नी चाहिए तो परछाई यहीं पड़ रही है, तो उदय इसका मतलब यहाँ खड़ा हुआ है उदय के बाईं ओर, और विशाल कहाँ खड़ा है, विशाल इधर खड़ा है, सिंपल सी बात हो गई। अब पूछ रहे हैं उदय का मुख किस दिशा में है, तो उदय का मुख आपको पता है किस दिशा में आ रहा है, ये वाला मुख आप देखेंगे तो उत्तर की ओर आ रहा है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 उत्तर। प्रश्न नंबर 13 है, सूर्योदय के समय बबली अपनी परछाई के विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है और वह अचानक उसकी विपरीत दिशा के सम्मुख खड़ी मुन्नी से मिलती है। मुन्नी किस दिशा में के सम्मुख थी। अब देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, और साधारण सी बात क्या है, सूर्योदय के समय की बात है, सूरज यहाँ है और परछाई उसकी कहाँ बनने वाली है, परछाई ये इधर होने वाली है। ठीक है, पश्चिम दिशा में। अब ये कह रहे हैं परछाई की विपरीत दिशा में चलना शुरू करती, यानी ये अगर परछाई है तो इसकी विपरीत दिशा में वो चल रही है, यानी इस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, इसका मुख किधर को है, पूरब की तरफ है। अचानक उसकी विपरीत दिशा में सम्मुख खड़ी मुन्नी से मिलती है। अब देखो मुन्नी किधर खड़ी है, इधर खड़ी है, और उसके सम्मुख खड़ी है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। तो मुन्नी किस दिशा में सम्मुख थी, यही पूछा था, तो सही आंसर हो गया पश्चिम, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 14 है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अब देखिए सारे वर्ड जी से शुरू हो रहे हैं, तो इसमें क्या है, उसका अगला वर्ड देखते हैं। जी के बाद आर है, जी के बाद आर इसमें भी है, जी आर जी आर जी आर यहाँ पे। अब तीसरा वर्ड देखिए, इसमें ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ ओ है, आई है, ए है, तो ए वाला पहले आएगा, तो सबसे पहले 5 नंबर
यानी ग्रे नाइट। ठीक है, उसके बाद अब ई वाले कितने हैं? 2 हैं। इन ई वालों में दोनों में आगे भी ई है, लास्ट वाला लेटर देखोगे तो इसमें डी है, इसमें एन है, तो डी वाला हो जाएगा पहले ग्रीड, इसके बाद अगला वाला हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, अब एक में ओ है, एक में आई है, सिंपल सी बात है, तो आई पहले आती तो 4 नंबर। उसके बाद आपका बचेगा 3 नंबर वाला यानी ग्रोन। अब क्या बना आपका? 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3, यही ऑप्शन में देख लेना है आपको। 5 1 4 3 2, 5 1 2 4 3, सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। प्रश्न नंबर 15 है, एक निश्चित कूट भाषा में 329 का अर्थ गॉड इज लव, 927 का अर्थ लव इज ब्यूटीफुल है, तो गॉड का अर्थ क्या है? तो एक बार नोट कर लेंगे, 329 और उसके अपॉन में क्या लिखना है आपको? 927, अंक के नीचे अंक लिख लेंगे और जो सेंटेंस है उसके सेंटेंस के नीचे सेंटेंस। तो ये है गॉड इज लव। ठीक है, और इसके नीचे क्या है? लव इज ब्यूटीफुल। ठीक है, अब इसमें देख लेंगे क्या चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ पे देखिए 3 तो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, 2 से 2 कट कर लेंगे, 9 भी कॉमन है, 9 से 9 कट गया, यहाँ पे तो 3/7 आ गया। यहाँ पे देखो गॉड नीचे कॉमन नहीं है, इच कॉमन है तो इच कट गया, बाकी लव भी कॉमन है, लव कट गया, तो बचा क्या ऊपर? गॉड, और नीचे बचा ब्यूटीफुल। ठीक है, तो गॉड को रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा? 3 से, और ब्यूटीफुल को किससे किया जाएगा? 7 से। चूंकि इसमें गॉड का पूछा है तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, वो ऑप्शन नंबर 4 3। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।